प्रियंका गांधी ने जब 1000 बसें देने का ऐलान किया तो बेदर्द बेशर्म राजनीति एक्शन में आ गई। पार्टी लाइन से आगे देश कल्याण और आपदा के वक्त एक होने का पाठ पढ़ाने वाले राजनेता खुद का ही दिया हुआ सूत्र वाक्य भूल गए। 17 मई को प्रियंका गांधी ने 1000 बसों की परमिशन मांगी थी। उन्होंने ट्वीट करके और पत्र लिखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए 1000 बसें कांग्रेस द्वारा चलवाने की अनुमति और परमिट भी मांगा। मुख्यमंत्री ने 18 मई को अनुमति दे दी, लेकिन प्रियंका गांधी से बसों का नंबर, ड्राइवर कंडक्टर का नाम, नंबर, फिटनेस आदि मांगा। फिर शुरू हुआ बाल से खाल निकालने का सिलसिला और बेबस धूप में तपते इंतजार करते रह गए मजदूर। तो क्या हर बार की तरह इस बार भी घुन की तरह राजनीति में मजदूर ही पिसेगा? क्या मजदूर के लिए कुछ नहीं बदलेगा? ये सवाल हैं जिनके जवाब मांगने जरूरी हैं और जिन्हें पूछेंगे हम भारत के लोग। प्रियंका गांधी की लिस्ट में कमियां थीं, ये लिस्ट के आम होते ही पता चल गया। लिस्ट में कई नंबर 3 व्हीलर, प्राइवेट टैक्सी और एम्बुलेंस के थे। ये निसंदेह एक चूक है, लेकिन क्या ये इतनी बड़ी चूक थी कि इसके चलते मजदूरों को रोड पर घिसटने, परेशान होने की सजा दे दी जाए और बसों को फंसाकर रोक कर रखा जाए? बसों की फिटनेस की इतनी चिंता करने वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने औरैया हादसे में मारे गए मजदूरों के साथ घायल मजदूरों को भी एक ही ट्रक में झारखंड लाद दिया गया। तब भी सरकार के पास गाड़ियों और संसाधनों की कमी नहीं थी। औरैया से ट्रक में लाशों के साथ घायल मजदूरों को भेजने से पहले भी ऐसी ही जांच होती तो वो दृश्य देखना नहीं पड़ता। पहले बीजेपी और प्रदेश सरकार की तरफ से कहा गया कि 149 की लिस्ट में 879 बसें हैं, बाकी कुछ और वाहन भी हैं। फिर देर शाम बताया गया कि 297 बसें अनफिट हैं। लेकिन सरकार शायद ये भूल गई कि बसों की फिटनेस अवधि इमरजेंसी कंडीशन की वजह से 30 जून तक तो वो पहले ही बढ़ा चुकी है। 19 मई को पूरे दिन ये हाई प्रोफाइल ड्रामा चलता रहा। संबित पात्रा ने ट्वीट करके 6 नंबर बताए जो बस के नहीं हैं। जब हमने फैक्ट चेक किया तो उसमें 3 बस के ही निकले, यानी 50% क्लेम संबित पात्रा का गलत निकला। गाजियाबाद, दिल्ली यूपी बॉर्डर और राजस्थान यूपी बॉर्डर में के पास भरतपुर के पास बसों को 3 दिन खड़ा रखा गया। ना परमिट मिला, ना परमिशन। यूपी कांग्रेस चीफ लल्लू जब धरने पर बैठ गए तो उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। फिर शुरू हुआ एफआईआर का दौर। लखनऊ के हजरतगंज थाने में प्रियंका गांधी के सचिव संदीप सिंह पर लिस्ट में गड़बड़ी और धोखाधड़ी के लिए एफआईआर कराई गई तो रात होते होते राजस्थान पुलिस ने यूपी के एसीएस होम अवनीश अवस्थी और आगरा डीएम पर एफआईआर ठोक दी। फिर बताया गया कि 297 बसें अनफिट हैं और आखिर में उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि 460 बसें अनफिट हैं। मजदूरों की जान जोखिम में नहीं डाल सकते। इतनी गहराई से जांच और इतना कंफ्यूजन, इतना गहरी जांच ऑडिट के बाद कुछ सवाल हैं जिनका उठना लाजमी है। पहला सवाल, क्या प्रदेश में हर बस जो मजदूरों के लिए चलाई गई थी उसकी जांच के मानक यही थे जिन पे कांग्रेस द्वारा भेजी गई बसों को टेस्ट किया गया? या थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या प्रदेश में चल रही बसों की जांच हो रही है? और अगर हो रही है तो फिर सड़क दुर्घटनाएं क्यों नहीं रुक रही? दूसरा सवाल, सरकार ने जिन बसों को चलने लायक नहीं पाया उनकी जांच कैसे की गई? और क्या यूपी परिवहन की बसें जिनमें हॉर्न के अलावा सब कुछ बचता है उनकी इन मानकों पर जांच हुई है? इससे एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठता है, अगर सरकार के पास इतनी अच्छी बस हैं कि इतना तगड़ा क्वालिटी कंट्रोल चल रहा है तो मजदूरों को डीसीएम और ट्रकों में जाने की क्यों जरूरत पड़ रही है? मृतकों के शवों को और घायलों को साथ में ही डीसीएम में क्यों भरा जा रहा है? अगर कुछ प्राइवेट टैक्सी, 3 व्हीलर और एम्बुलेंस थे भी तो सूझबूझ के साथ उनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया और मजदूरों को दर बदर भटकने दिया गया? अगर कुछ प्राइवेट टैक्सी, 3 व्हीलर और एम्बुलेंस थे भी तो सूझबूझ के साथ क्या उनका इस्तेमाल करके दर बदर भटक रहे मजदूरों की जिंदगी की रक्षा नहीं की जा सकती थी? क्या अभी राजनीति से थोड़ा ऊपर नहीं उठा जा सकता था? अगर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की ही बात मान लें कि 400 बसें चलने लायक ही नहीं है तो जो 500 बस चलने लायक थीं उनको ही परमिशन मिल जानी चाहिए थी, वो क्यों नहीं मिली? और चुनावी रैलियों में जो बसों में ओवरलोड करके लोग लाए जाते हैं, क्या उनका फिटनेस टेस्ट किया जाता है? क्या चुनाव कराने के लिए जिन बसों, ट्रकों और अन्य वाहनों का अधिग्रहण किया जाता है, क्या उन्हें भी फिटनेस टेस्ट की इस कसौटी पर कसा जाता है?
ये मौका ना चुनाव का है ना चुनावी रैलियों का, अलबत्ता ये दौर है महामारी आपातकाल का। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बस पॉलिटिक्स में कूद पड़े। शिवराज चौहान को भी ये बताना चाहिए कि उनके यहां बसों का फिटनेस चेक हुआ है क्या, और अगर हुआ है तो इंदौर, गुना, शाजापुर और आसपास के इलाकों में ताबड़तोड़ दुर्घटना क्यों हुई है। और इन दुर्घटनाओं में तो मजदूर ट्रॉलों और ट्रकों पर सवार थे, उन्हें तो बस नसीब भी नहीं हुई। तो क्या शिवराज सरकार ने ट्रकों और ट्रॉलों का फिटनेस चेक किया था? और अगर किया था तो इससे अच्छे काम को भी बताया जाना चाहिए। शिवराज चौहान ने उसे क्यों नहीं बताया? बुलंदशहर, झांसी, यूपी एमपी बॉर्डर, गाजियाबाद, नोएडा, यूपी राजस्थान बॉर्डर पर अब भी लाखों मजदूर मदद की आस में कभी ना खत्म होने वाले रास्ते पर चलते चले जा रहे हैं या इंतजार कर रहे हैं कि कभी तो कोई सरकारी मदद पहुंचेगी। लेकिन जिम्मेदार लोगों के ये बेतुके तर्क कि कांग्रेस पहले अपने राज्य देखे, ये जाहिर करते हैं कि इंस्पेक्टर राज और बाबू राज टाइप सिस्टम में मजदूर पिस कर रह गया है। बस लेकर परमिशन का 2 दिन से इंतजार कर रहा है कि ये ड्राइवर बता रहा है कितनी बसें हैं जिन्हें मजदूरों की मदद के लिए निकल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। सुनिए से। केवल ये देखिए कि ये कह रहे हैं कि टेम्पू, मोटरसाइकिल और स्कूटरों के कागज भेजे। यहाँ से यहाँ तक लाइन लगी हुई है गाड़ियों की। आप ये बताइए इसमें कौन सी एम्बुलेंस है, कौन सी मोटरसाइकिल है और कौन सी है? 1100 से ऊपर बसें, 1100 से ऊपर बसें। जो ये बस है आप इनकी देखिए, नई गाड़ी है, नई गाड़ी है, लंबी लंबी दूरी का सफर तय कर रही है। हम खड़े हैं कल से, एक तरह से हम भी प्रवासी मजदूर हैं। तो ये प्रवासी मजदूर तो जो ये चले जाएंगे अपने अपने उनको, तो इनकी जो बड़े लोगों की फैक्ट्रियां वो बंद हो जाएंगी, तो सरकार को आर्थिक नुकसान होगा। इसलिए प्रवासी मजदूरों को घर नहीं जाने दे। जो भी सरकार है वो ये कह रही है कि इनमें बीमा नहीं है, फिटनेस नहीं है, ये टेम्पू नंबर है। अगर यही गाड़ी जब चुनाव होते हैं तब ये सरकार नहीं देखती है कि इसमें बीमा फिटनेस है कि नहीं। जब चुनाव होते हैं तब इनको अधिग्रहण किया जाता है, तब कोई नहीं देखता ड्राइवर पे लाइसेंस है या नहीं है, तब ये कहाँ चले जाते हैं नियम। और आज ये नियम कैसे हो गए? यानी केवल ये नियम गरीबों के लिए बनाए गए हैं, प्रवासी मजदूरों के लिए बनाए गए हैं। हम गरीब जो भी है जितना भी चला जाता पहुंचता तो अपने घर वैसे भी मर रहे हैं, वो तो भूख से मर रहे हैं। पैदल ये मान लो कि उनकी फैक्ट्री बंद हो जाएंगी बड़े लोगों की, कि शायद ये जो फैक्ट्री और ये बंद हो जाएंगे इनके जाने पे, इसलिए मजदूरों को नहीं। अब शायद इंतजार कभी खत्म नहीं होगा। 20 मई की दोपहर को प्रियंका गांधी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए ये कहा कि 4 बजे के बाद बस वापस लौटाने के सिवा उनके पास कोई चारा नहीं रहेगा। राजनीति एक कर्तव्य है और कर्म कर्तव्य का बोध कराता है। जयप्रकाश नारायण ने जब ये बात कही होगी तब उन्होंने क्या सोचा होगा कि इसी देश में 2 राजनीतिक दलों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा में गरीब मजदूर पिस जाएगा, बेबस हो जाएगा। प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर परमिशन मिल जाती तो पहली खेप में 92,000 मजदूर अपने घर पहुंच सकते थे। 92,000 छोड़ दीजिए, अगर 92 मजदूर भी अपने घर पहुंच जाते तो इंसानियत जीत जाती। चलते चलते इस दृश्य के साथ आपको छोड़ जाते हैं। यूपी राजस्थान बॉर्डर पर खड़ी सैकड़ों बसें खाली लौट रही हैं। इनमें हमारे मजदूर भाई बहन अपने घर जा सकते थे। छोटे बच्चों, महिलाओं और उम्र दराज लोगों को भी शायद कड़ी धूप में पैदल ना चलना पड़ता। चल चल कर उनके पैरों में पड़े छाले शायद ना फूटते। आखिर मजदूरों की इस अनंतहीन पीड़ा का जिम्मेदार कौन है? ये सवाल बहुत दिनों तक पूछेंगे हम भारत के लोग। कैमरे के पीछे है मानस। आप देख रहे थे जिंदा डेमोक्रेसी।